स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो मेजर थीम्स हैं सिल्विया प्लैथ की, और इसमें जो इमेजरी उसने अपनी पोएम्स के अंदर यूज़ की है उसके हवाले से भी आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो तक को एंड तक ज़रूर देखिएगा लाजमी, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। और कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन अधूरा रह सकता है। और लाइक कीजिएगा वीडियो को लाजमी अगर आपको पसंद आए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एज अ मॉडर्न अमेरिकन पोइट सिल्विया प्लैथ को अगर हम देखें तो इट शी वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड कंट्रोवर्सीज सिंस ऑफ द टाइम ऑफ हर डेथ। उसकी डेथ का जो टाइम पीरियड था उसका वो जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि शी वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर मॉडर्न पोइट्स। अब मॉडर्न पोइट्स के लिए वो सेंटर ऑफ अटेंशन थी। अब ना सिर्फ उसकी पोइट्री बल्कि उसकी अपनी लाइफ भी कंटिन्यूसली मिस्टीरियस थी। हम जो पोइट्स थे उस टाइम के उनके लिए, और जो वर्ल्ड थी अराउंड हर। तो स्टूडेंट्स देखें कि जो सब्जेक्ट उसने अपनी पोएम्स के लिए यूज़ किए हैं वो ऑलमोस्ट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता था उस उनके अंदर। अब कैसे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता था कि हमने मोस्टली देखा कि उसने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात की है। ठीक है, या तो सिर्फ उसने अपनी बात की है, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ उसने अपने बच्चों की बात की है, किसी एक बेटे को लेकर या किसी एक बेटी को लेकर। इस तरह से उसने यूज़ किया है। दिस इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेस हिम इटसेल्फ इनटू फर्दर कैटेगरीज एंड इमर्ज एज अ यूनिफाइड होल। अब उसकी जो मोस्ट ऑफ द पोइट्री है वो जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी से जो है वो डील कर रही है। अब ये यहाँ पर भी हमने इसी तरह के कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं उसकी पोइट्री के अंदर। जैसे हमने देखा कि थीम ऑफ डेथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा हमने जो है डेथ की थीम को हमने पाया है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने उसको एज अ फेमिनिस्ट वुमेन भी देखा है कि उसको अपने इर्द गिर्द के जो मेल हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तरफ हम देखते हैं कि उसको अपने फादर से भी प्रॉब्लम है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसके अंदर इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स भी है। जैसे हमने देखा कि उसके अपने हस्बैंड के साथ उसकी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और शी वाज अ साइकोलॉजिकल, हम कह सकते हैं कि वो एक पोइट थी। उसकी जो थीम थी पोइट्री के अंदर वो, उसमें बहुत सारी उसकी फीलिंग्स हमें शो होती हैं। और फीलिंग जो है निग्लेक्शन की है उसकी, नार्सिसिज्म है, फेमिनिज्म है, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है। फिर थीम ऑफ डेथ यूज़ हुई हुई है, मैटरनल इमोशंस थे उसके, और साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सेस थे उसके अंदर। स्टूडेंट्स, नार्सिसिज्म जो है हमने देखा था, जो हमारे एक राइटर हैं, पोइट भी हैं, शेमस ही ने उन वो जो है उन्होंने एक नार्सिसिज्म की पोइट्री एक लिखी थी, जो कि पर्सनल हेलिकन थी। उसके अंदर जो है नार्सिसिज्म यानी खुद परस्ती, अपने आप को सिर्फ पसंद करना, ये चीज़ जो है सिल्विया प्लैथ के अंदर पाई जाती थी। और वो जो है हर वक्त अपने हर पोइट्री में उसका ये था कि शी वाज पॉइंटिंग आउट हर सेल्फ, वो अपने आप को सिर्फ जो है वो पॉइंट आउट कर रही थी। अब अपने आप को किस तरह से पॉइंट आउट कर रही है कि जैसे अब हमने बी मीटिंग में देखा या द बी बॉक्स में देखा है कि बी बॉक्स में हम देखते हैं कि वो बॉक्सेस के अंदर जो मक्खियाँ हैं, बीज हैं, उनको जो है वो पॉइंट आउट करके कह रही है कि ये जो है मुझे या तो नुकसान पहुंचाएंगी, या तो लाइनस ऑफ गॉड, इस तरह का वर्ड उसने यूज़ किया वहाँ पर। फिर द मोस्ट स्ट्राइकिंग एलिमेंट जो हमने देखा उसकी पोइट्री के अंदर वो नार्सिसिज्म था। इसी तरह से एक्सट्रीम सेल्फ लव है उसके अंदर, ये जो है एक बेसिक थीम है। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कौन कौन सी थीम्स हैं, फिर आगे हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते जाएंगे इसकी पोइट्री के अंदर से लाइंस को लेकर, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। फिर नेक्स्ट जो थीम हमने देखी है वो फिक्सेशन कॉज्ड एट द टाइम ऑफ हर फादर से, उसके फादर की डेथ के टाइम पे जो है ना एक हमने सेल्फ एक्सट्रीम उसका लव देखा था। फिर उसके बाद फिक्सेशन प्रिवेंटेड हर फ्रॉम लविंग एनी वन एल्स, किसी एक चीज़ के साथ उसका जो लव है वो प्रिवेंट नहीं रह सकता था। अलॉन्ग विद दिस सेल्फ लव शी developed this fear that she might become uniformed and
कॉमन प्लेस, ठीक है, कि वो जो है कॉमन रहे। दिस फियर अपीयर्स, अब ये जो फियर है वो हमने देखा है एक स्ट्रेंज फॉर्म और शेप में हमने देखा है उसकी में एक बी मीटिंग में हम ये देखते हैं कि आई एम न्यूड एज चिकन नेक, यानी कि मैं न्यूड का मतलब यहाँ पर अनसेफ है। डज नो बडी लव मी, ठीक है, नो बडी लव मी, अब ये जो चीज़ है ये इसका सेल्फ लव शो कर रहा है, ठीक है, ये इसका कम्प्लेक्स था। फिर एंड देन द फियर ऑफ यूनिफॉर्मिटी बिकम्स एब्सोल्यूट, अब फियर ऑफ यूनिफॉर्मिटी की थीम अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो कौन सी लाइंस वो हमें कहती है, अ ब्लैक व्हील मोल्ड्स टू माई फेस, ठीक है, यहाँ पर अब वो जब ये बात कहती है तो दे आर मेकिंग मी वन ऑफ देम, तो ये चीज़ भी अब उसने कही, द ब्लैक व्हील मोल्ड्स टू माई फेस, ये एक तो बी मीटिंग है इस पोएम में इसने ये बात कही है कि मेरे फेस को जो है वो ब्लैक व्हील्स, यानी ब्लैक का मत देखिए, ब्लैक कलर जो है खुद ब खुद ही कलर ऑफ डेथ है, ठीक है, ये डेथ के मौके पर पहना जाता है और इस वजह से इसने ब्लैक कलर, यानी कि एक जो इसके अंदर कम्प्लेक्स है ब्लैक कलर उसको शो कर रहा है। फिर इन साइकोलॉजी दीज टू कम्प्लेक्सेस, कौन से टू कम्प्लेक्सेस हैं, एक सेल्फ लव है और दूसरा फियर ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। फियर ऑफ यूनिफॉर्मिटी ये होता है कि इंसान जो है वो अलग थलग से रहता है, ठीक है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता और अगर वो किसी से बात करता भी है तो वो चाहता है कि जनाब मुझे ही सिर्फ इम्पोर्टेंस दी जाए और मुझे ही ज़्यादा जो है ना पॉइंट आउट किया जाए, मुझे ज़्यादा अटेंशन दी जाए, ये चीज़ होती है। फिर ये जो है प्लेथ की पोइट्री के अंदर ये एविडेंस है इस चीज़ का। पीपल हैविंग सच complexes fail to impart love, and if they love it would be only that person who reflects their personality, and this fact is admitted by the poets herself when she जब कहती है कि I do not love, I do not love anybody except myself, ये उसके अपने words हैं। This is a rather smoking thing to admit. I am capable of affection for those who reflect my own world, यानी मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करती हूँ जो मेरी दुनिया को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन लाइंस के अंदर हमने ये बहुत ही कॉमन चीज़ देखी है, इन लाइंस को आप ज़रूर याद कीजिएगा, अपने एग्ज़ाम में ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा। The fear goes on mounting, and in the arrival of the bee box it is again expressed, अब again जो है arrival of the bee box में से हम देखते हैं, they might ignore me immediately in my moon suit and funeral wheel। आप देखें कि इग्नोर मी इमीडिएटली, यहाँ पर देखें इग्नोर का जो वर्ड यूज़ हुआ है ये फियर ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, ये थीम इसकी बहुत कॉमन है। इन माई मून सूट एंड फ्यूनरल व्हील, अब फ्यूनरल व्हील देखिए ऐसा जब आप मुर्दे को कफन पहनाते हैं तो वो यानी सर से पाँव तक ढका हुआ होता है, तो उस तरह से देखिए फ्यूनरल व्हील वो कह रही है उसको, ठीक है, जब वो बीज की तरफ जाती है तो वहाँ पर यानी सिर्फ उसका फेस जो है, फेस भी नंगा नहीं है, जस्ट आइज हैं और यानी कुछ भी सर से पाँव तक नज़र नहीं आ रहा। सो हर पोइट्री इज़ चीफली कंसर्न विद एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस सेल्फ लव। एक और डोमिनेंट थीम उसकी पोइट्री के अंदर है फेमिनिज्म, स्टार्ट में हमने इसको डिस्कस किया था, अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। प्लेथ जो है वो नॉट अपीयर टू बी अ डाई हार्ड फेमिनिस्ट लाइक एड्रिन रिच, देखिए एड्रिन रिच को हमने पढ़ा है तो एड्रिन रिच हमें टोटली फेमिनिस्ट नज़र आई है, ठीक है, वो हर जगह विमेन के इश्यूज़ की बात कर रही है, लेकिन प्लेथ भी इस तरह की फेमिनिस्ट है, लेकिन एड्रिन रिच की तरह उसने ओपनली कुछ भी नहीं कहा है। शी इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट्स साइकोलॉजिकल साइड, लेकिन वो अपनी तरफ जो है ज़्यादा माइल है सिल्विया प्लेथ की अगर हम बात करें तो। एड्रिन रिच ने ओपनली ऑन दी होल वीमेन के लिए बात की है, जबकि प्लेथ ने एज अ फेमिनिस्ट ओपनली इस तरह से बात नहीं की। शी बिलीव्स दैट इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी
A woman is always suppressed and dominant, not only physically but also mentally and emotionally. ये चीज़ सिल्विया प्लैथ ने कही है। अब इसकी पोइट्री में हम देखते हैं, शी लैशेस बैक एट एवरीबडी who contributed to her near insanity, especially her husband, male community in general, and the society. अब सोसाइटी में जब हम ये चीज़ देखते हैं तो इस चीज़ का हमें पता चला कि जो है सिल्विया प्लैथ है, वो जो है शी वॉज वाउंडेड वीमेन, शी इज़ शोइंग हर सेल्फ एज अ वाउंडेड वीमेन। अपने आप को कैसे शो कर रही है कि वो यानी उस सोल की तरफ से भी, या आप कह सकते हैं कि एज अ बॉडीली छोड़कर उसको मेंटली भी और इमोशनली भी वाउंड किया गया है। ठीक है, उसने एक ऐसी विमेन की पिक्चर शो की है, अ ब्लीडिंग विक्टिम ऑफ दिस सोशल सिस्टम। अब ये जो सोशल सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। अब इसी हवाले से हम देखते हैं, एरियल पोएम है जो हमारी, इज़ अ फियर्स आउटबर्स्ट ऑफ दीज फीलिंग्स। अब ये जो एरियल पोएम है, इसके अंदर जैसा कि आपको बताया था कि बहुत ही ढेरों इसके अंदर थीम्स निकल रही हैं सिल्विया की। तो जैसे वो कहती है, एंड आई एम द एरो, अपने आप को एरो कहा। ठीक है, जैसे आप देखें कि एक शैटर्ड और स्कैटर्ड उसने यहाँ पर हमें पिक्चर दिखाई है, एक ग्लूमी पिक्चर दिखाई है विमेन की, कि मैं जो है ना एक एरो की तरह, यानी उसका जो हॉर्स है वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ रहा है, इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि वो उसके काबू में ही नहीं आ रहा। अगली लाइन में कहती है, दैट अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपने हॉर्स को कह रही है एरो या अपने आप को कह रही है। ठीक है, ये उसको खुद भी नहीं अंदाज़ा इस बात का, यानी इतनी स्कैटर्ड उसकी मेंटेलिटी हो चुकी है। द den that flies suicidal uh, at one with the drive into the red eye, the cauldron of mourning। यानी सुसाइडल का देखिए, ये जो वर्ड इसने यूज़ किया है, हमें पता चल गया कि यहाँ पर थीम ऑफ डेथ वो शो कर रही है। ड्राइव इनटू द रेड, अब रेड जो है कलर इज़ द डेंजर, रेड कलर इज़ द कलर ऑफ डेंजर एंड वी कैन से ग्लूमी पिक्चर यहाँ पर शो, ये ब्लड को शो करता है। ठीक है, ये इसकी सुसाइड की लास्ट पोइम थी आई थिंक सो, जो कि इसके हस्बैंड ने पब्लिश करवाई थी, एरियल। ऑल्सो इन हर पॉइंट द बी मीटिंग में हम देखते हैं, वो हमें बताती है एक वेस्टर्न जो है ना विमेन लाइफ को जो है ना वो शो कर रही है। Incidents narrated almost exact abstract of the life of women in the West. The glamour, the affairs, marriage and divorce, disloyalty of the male lovers and the resulting frustration. अब ये जो बी मीटिंग के अंदर है ना, ये सारी चीज़ें जंबल अप हुई हुई हैं। Here they come, the outrider, on their hysterical elastics. If I stand very still, they will think I am cow parsley, a gullible head untouched by their animosity. अब भी मीटिंग में जब ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं तो आगे उसने ये लाइंस भी लिख दी हैं। वो कहती है कि हिस्टेरिकल इलास्टिसिटी है यहाँ पर, ठीक है, इस सोसाइटी के अंदर, यानी वो अपने आप को एक काओ पार्सले की तरह जो है शो कर रही है कि वो शी कांट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पा रही है अपने लिए, और ना ही अपने लिए वो प्रोटेस्ट कर सकती है। जैसे एड्रिन रिच ने अपनी पोएम्स के अंदर प्रोटेस्ट किया है, जैसे हमने रिच की पोएम में देखा, फाइनल नोटेशन में जिस तरह वो प्रोटेस्ट करती है, इस तरह से प्लैथ ने इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं किया। एक और इम्पोर्टेंट थीम है उसकी पोइट्री के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि क्या वो हमें बता रही है कि पोइट्री इज़ दैट ऑफ मैटरनल अफेक्शन। ठीक है, यहाँ पर वो हमें ये बताना चाह रही है, एक मैटरनल अफेक्शन एंड क्रिएटिव प्रोसेस थ्रू विच अ वीमेन बिकम्स अ मदर। अब इसकी पोइट्री के अंदर ये चीज़ भी मौजूद है। फिर हम देखते हैं, हाउ अ चाइल्ड इज़ द पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी, हाउ ही इज़ बोर्न एंड व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल चेंज अ वीमेन एक्सपीरियंसेस थ्रू दीज क्रिएटिव स्टेजेस इन हर। अपनी जो एरियल इसकी पोएम है उसके अंदर वो है, कंपेयर करती है दिस प्रोसेस विद द जर्नी ऑन अ हॉर्स बैक, गॉड्स लाइनस। ठीक है,
ये जो है वर्ड्स इसने अपनी पोएम के अंदर यूज़ किए। हाउ वन वी ग्रो, पाइवट्स ऑफ हील्स एंड नीज, यानी कि जो हील्स एंड नीज है, यानी कि एक रिलेशन जो है ये जाकर जो है ऐसे छोटे बच्चे के साथ जोड़ रही है कि जो अपनी हील्स और नीज के बल जो है जो चलता है। जब वो छोटा होता है बच्चा, तो उस वक्त क्या कि वो जब रोता है तो हील्स जो है वो अपनी ज़मीन पर मारता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो नीज के थ्रू चलता है। दिस क्रिएटिव प्रोसेस एंड्स विद द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन मॉर्निंग सॉन्ग। ये भी एक पोएम है इसकी। शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स टुवर्ड्स हर न्यू बॉर्न बेबी, अपने जो उसका जो नया बेटा है या जो बेटी है जिसकी बर्थ हुई है उसके उसके बारे में वो बात कर रही है वहाँ पर, जहाँ पर वो कहती है आई एम नो मोर योर मदर। ये एक ये भी एक ग्लूमी पिक्चर शो करती है, एक ग्लूम है उसकी थीम का। द फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी इज अ साइन ऑफ सर्वाइवल एंड आर्टिकुलेशन। इससे जब फर्स्ट टाइम जब छोटा बच्चा जब रोता है तो उससे पता चलता है कि ही विल बी सर्वाइव, वो सर्वाइव करेगा। और उसकी जो आर्टिकुलेशन से पता चलता है कि ही कैन टॉक, वो बात कर सकता है। द फर्स्ट क्राई ऑफ अ बेबी इज द मोस्ट वेलकम सॉन्ग फॉर अ मदर। द क्राई इज द बेबीज फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन द वर्ल्ड ऑफ एलिमेंट्स। अब बच्चे के लिए कहती है न्यू स्टैचू का वर्ड यूज करती है। इन अ ड्राफ्टी म्यूजियम यू योर नेकेडनेस शेडोज और सेफ्टी। अब नेकेडनेस देखें अगेन यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी का एक एलिमेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब इनसिक्योरिटी यहाँ पर, इस इनसिक्योरिटी भी इसकी एक मेजर थीम है, यानी शी नेवर फील सिक्योर इन द इन होल ऑफ हर लाइफ वी कैन से। फिर वो कहती है आई एम नो मोर योर मदर देन द क्लाउड that distills mirror to reflect its own slow effacement at the mind's hand। आप अगर सिर्फ इतनी सी लाइन कर लेते हैं आई एम नो मोर योर मदर देन द क्लाउड, इतना भी काफ़ी है। इस चीज़ को जस्ट डिफाइन कर दें कि मैं तुम्हारी मज़ीद मदर नहीं हूँ, उस बच्चे से हम कलाम हो रही है, और कह रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक बादल की तरह हूँ। अब यहाँ पर भी थीम ऑफ डेथ शो हो रही है, क्योंकि बादल जो है वो हमेशा छट जाता है, ख़त्म हो जाता है, बादल चलते चलते या शैटर्ड या स्कैटर्ड बिखर जाता है। तो इस तरह से वो अपने आप को एक क्लाउड कह रही है कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ एक क्लाउड हूँ, यानी मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। आई विल बी डाई, वो अपने आप को कह रही है। तो फिर यहाँ भी हमने थीम ऑफ डेथ देख लिया। द पोएम एक्सप्रेसेस अ मदर्स लव इन ऑल इट्स डेप्थ। अब एक और पोएम है यू आर, ठीक है। इस पोएम में वो जो करी एक्सप्रेशन ऑफ अ मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड, यहाँ भी वो इसके अपने बच्चे के लिए शो कर रही है अपना लव। द मदर फील्स प्राउड ऑफ हर चाइल्ड बिकॉज द चाइल्ड इज चाइल्ड जो है वो कहती है कि इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ हर एग्जिस्टेंस। अब ये जो बच्चा है ये उसकी एग्जिस्टेंस की एक वजह बन रहा है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ हर क्रिएटिविटी। द मदर सेज टू द चाइल्ड, ठीक है। आप देखें अब हमने यहाँ पर इमेजरीज भी काफ़ी सारी देखी हैं। अब इमेजरीज हमने किस तरह से देखी हैं कि वो क्लाउड यानी कलर की बात करी है, पीछे कलर इमेजरी उसने रेड की जो बात की थी, फिर एक जगह उसने ब्लैक कलर की बात की है, ठीक है। ये सारी इसकी इमेजरीज यूज़ हुई हुई हैं। फिर अब आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं द मदर सेज टू द चाइल्ड क्लाउन लाइक हैप्पीएस्ट ऑन योर हैंड्स। अब जैसे पीछे बच्चे को कहती है मॉर्निंग सॉन्ग में न्यू स्टैचू, तो यहाँ पर वो कह रही है क्लाउन लाइक, एक क्लाउन की तरह, यानी वो बच्चा हंसता रहता है और उसकी मदर जो है उसको देखकर हंसती है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। ऑन योर हैंड्स फील टू द स्टार्स एंड मून स्कल्ड गिल्ड लाइक अ फिश, ठीक है। ऐसे यानी फील हो रहा है जैसे इतनी सॉफ्ट इसकी स्किन है जैसा कि फिश के गिल्स होते हैं, गिल्ड होते हैं। डेथ इज अनदर ऑफ Plath's obsessions, and the fear of it was the result of many psychological complications। बहुत सारी साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को शो कर रहा है जिनमें सिल्विया प्लैथ जो है वो ऑब्सेस्ड थी। द बी मीटिंग में हमने देखा शी प्रेजेंटेड डेथ एज अ काइंड ऑफ रिचुअल, ठीक है। उसने एक मुकद्दस चीज़, एक अच्छी चीज़ जो है ना
के तौर पे उसने पेश किया। व्हेन अ न्यू वर्जिन बी क्वीन हैचेस आउट इन अ हाइव शी फाइट्स द ओल्ड क्वीन एंड द बेस्ट क्वीन विंस। अब ये जो यहाँ पर इसका कम्प्लेक्शन है वो ये है कि जो उसकी हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ है जिससे उसने मैरिज की थी, टेड ह्यूज़ का जो कंप्लीट मैंने एक आपको दिया है, एक वीडियो बनाई हुई है यहाँ पर, उसको भी देखिएगा, उसके अंदर काफ़ी सिल्विया का भी ऐड किया हुआ है। तो ये उसकी बात कर रही है बी क्वीन हैचेस, ये वर्जिन बी क्वीन की जो बात कर रही है वो है उसकी जो सेकंड वाइफ है, और जो ओल्ड क्वीन है वो अपने आप को वो कह रही है उस पोएम के अंदर, बी मीटिंग के अंदर। तो बेस्ट क्वीन जो है ना वो विन कर जाती है, तो बेस्ट वो उसी को कह रही है जो न्यू उसकी सेकंड वाइफ आई है हस्बैंड की, और हाइफ जो है वो छत्ता है, यानी ऐसा जो जिस घर में खुद सिल्विया रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ, उसको वो घर छोड़ना पड़ा। शी इज़ ओल्ड, ठीक है, शी से मुराद ये खुद है, सिल्विया अपने आप को कह रही है, पुरानी हो चुकी है। ओल्ड ओल्ड, ये देखिए रिपीटेशन जो है, जो वर्ड किया है ये इस चीज़ को प्रेशराइज कर रही है कि जो है ये ओल्ड हो चुकी है, अपने आप को कह रही है। शी मस्ट लिव अनदर ईयर एंड शी नोज इट वाइल इन देयर finger going sells the new virgins dream of a duel, they will win inevitably, a curtain of wax dividing them from the bride flight। तो आप एक तो इनमें से जो भी लाइंस आपको याद होती हैं वो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब के क्या हमें वो बता रही है यहाँ पर। The lines clearly symbolize not only the fear of death but also of replacement। अभी जो पीछे हमने लाइंस पढ़ी हैं इनमें हमने यही देखा कि जो लाइंस है वो सिंबलाइज कर रही हैं न सिर्फ डेथ को बल्कि रिप्लेसमेंट को भी, ठीक है। जैसे मैंने आपको उनकी वाइफ का जो एक वाक़या बताया है ये चीज़, डेथ ऑफ हर फादर हैड एन एवरलास्टिंग इफेक्ट अपॉन हर माइंड। उसके फादर की डेथ ने भी उसके ऊपर उसके माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। ऑन हर उसकी पोएम्स के अंदर हमने देखा द रूट ऑफ हर सफरिंग वाज द डेथ ऑफ हर फादर होम शी लव्ड एंड हु ड्रैग्ड हर आफ्टर हिम इनटू डेथ। और उनकी डेथ ने इसको भी डेथ में ही धकेल दिया था, और उसकी जो फैंटेसीज थी, दिस सुसाइडल इम्पल्स हॉन्टेड हर, तो उसकी जो सुसाइडल इम्पल्स थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि जल्दी इसके फादर की डेथ हो गई थी। शी कंसिडर्ड हर फादर एन autocrat. She adored and despised him. She wished many a time that she should die. And when he obliged, she thought she killed him. यानी कि वो अपने फादर को ही जो है वो किल कर दी, यानी इस तरह की इसकी मेंटेलिटी है। इवन इन हर अपेरेंट हैप्पी मूड पोएम्स, अच्छे मूड में भी इसने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, जैसे कि हम पॉपीज इन अक्टूबर देखते हैं। ये पॉपीज इन अक्टूबर ये एक नेचर पोएम है, इसके अंदर उसने अपना लव ऑफ नेचर भी शो किया है, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन थीम है, आप इन थीम्स को नोट करते जाइएगा अपने पास ताकि आपके माइंड में रहें, और साथ में जिन पोएम्स का जिक्र किया कर रही हूँ उन पोएम्स को भी नोट डाउन कर लें साथ साथ, और ज़्यादा पॉसिबल हो तो एक एक लाइन भी उनमें से लिख लीजिए ताकि आपको एलेबोरेट करने में आसानी हो जाए। तो इस पोएम में पॉपीज इन अक्टूबर में कहती है, इवन ही सन क्लाउड्स दिस मॉर्निंग कैन नॉट मैनेज सच स्कर्ट्स, ठीक है। स्कर्ट्स किसकी बात कर रही है, स्कर्ट एक्चुअली फेमिनिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, फेमिनिज्म शो कर रही है कि सन जो है, सन को एज ए रूलर, यहाँ पर एज ए डिक्टेटर उसने कहा है। सन की जो रेज हैं वो पॉपीज, यानी पॉपीज का जो फ्लावर है वो एक स्कर्ट की तरह होता है, तो स्कर्ट मोस्टली विमेन पहनती हैं। तो इस तरह से रिलेट करके वो बता रही है हमें कि जो स्कर्ट्स हैं वो मैनेज नहीं कर पा रही सन की जो रेज हैं। तो सन की जो रेज है वो मैन की जो डिक्टेटरशिप है उसको शो कर रही है। पेट्रार्चल सोसाइटी मेल शॉविनिज्म शो कर रही है यहाँ पर। नोर द वेमेन इन एम्बुलेंस हुज रेड हार्ट, अब साथ ही उसने रेड हार्ट की बात कर दी। रेड कलर इज़ द कलर ऑफ डेथ एंड कलर ऑफ डिस्ट्रक्शन आप ही कह सकते हैं, ठीक है। साथ जाते जाते उसने इस चीज़ को भी नहीं छोड़ा, नेचर को
हैप्पी मूड में उसने डिफाइन किया है, बट एट द सेम टाइम शी यूजेस द imagery of a red color. Heart blooms through her coat so astoundingly. ठीक है, तो कलर्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर दिया उसने। फिर एक और जो चीज़ हम देखते हैं पॉपिस इन अक्टूबर में हमने देखा, वो बताती है कि जो रेज ऑफ द सन है वो एक और चीज़ भी कर रही हैं, इग्नाइटिंग इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि नेचर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फिर पर्सनल साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सेस हमने उसकी पोएम के अंदर डिस्कस किए इन फ्रीडन टर्म। ठीक है, फ्रीडन टर्म जो है, प्लेथ वाज अ विक्टिम ऑफ इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। अब ये जो फ्रीडन थ्योरी है, ये भी ऐसी थ्योरी है जिसमें एडिपस कम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स को डिफाइन किया गया है। उसके जो फादर हैं अबंडन हर इन डेथ एंड कॉज्ड हर हेटेड ऑफ ऑल मेन। अब उसको अपने फादर से क्यों हेट था, हम इस चीज़ को जान नहीं पाए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो इस वजह से अपने फादर से हेट करती थी क्योंकि उन्होंने उसकी मैरिज जो है वो टेड ह्यूज जैसे इंसान से करवाई थी। तो फिर वो ये कहती, आई नेवर नो द लव ऑफ अ फादर, आई हेट मैन बिकॉज दे डिड नॉट स्टे अराउंड एंड लव मी लाइक अ फादर। वो कहती है अपने आप जो है उसने इस चीज़ को डिफाइन कर दिया कि मैंने कभी अपने फादर का लव इस तरह से देखा नहीं। आई हेट, मैं ओवरऑल मैन से हेट करती हूँ। तो टेड ह्यूज जो है ना, शी सब्स्टिट्यूट हर हस्बैंड टेड ह्यूज विद हर फादर, अपने उसी तरह से अपने फादर के साथ रिलेट करिए। आई आइडेंटिफाई हिम विद माई फादर एट सर्टेन टाइम्स एंड दीज टाइम्स टेक ऑन ग्रेट इम्पोर्टेंस। टेड, insofar as he is a male presence, is a substitute for my father. तो वो मेरे फादर का सब्सटीट्यूट ही है बिकॉज बोथ आर मैन। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स जो है गिव बर्थ टू अदर कम्प्लेक्सेस एंड फोबियाज, उसके अंदर बहुत सारे कम्प्लेक्सेस शो कर रहा है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। और फोबिया बिगिंस विद अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंस्टिंक्ट एंड रिप्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये फोबिया की हम बात कर रहे हैं, ये फोबिया सुसाइडल इम्पल्सिस थे उसके अंदर। ठीक है, सुसाइडल रुझान, सुसाइड का जो रुझान था उसके अंदर। अब एट द एंड हम जब देखते हैं इस पोइम का जो लास्ट है, वो हम ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सिल्विया है वो प्रोफाउंड जो है ना साइकोलॉजिकल पोइटिस है। थीम्स ऑलवेज अराइज आउट ऑफ डिफरेंट मेंटल स्टेटस। ठीक है, हमें डिफरेंट तरह से उसके मेंटल स्टेटस हमने देखे हैं। यानी शैटर्ड स्कैटर्ड जो है उसकी मेंटेलिटी थी, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके अंदर। उसके बाद हमें ये पता चला कि सेंटिमेंट्स एंड डिज़ायर्स जो थी वो क्लोजली एसोसिएटेड विद फीमेल एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसके साथ जो है वो उसकी इमोशंस जो रिलेट कर रहे हैं फीमेल के साथ। मोस्ट ऑफ हर पोइट्री कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव फीलिंग। ठीक है, सब्जेक्टिव फीलिंग है उसकी, कोई ऑब्जेक्ट किसी एक चीज़ को उसने लेकर नहीं कुछ भी डिफाइन किया। शी टुक हर सेल्फ and just she defined death and even shattered scattered themes in her poetry. फैक्ट्स और फिगर को उसने नहीं डिफाइन किया बल्कि सब्जेक्टिव फीलिंग्स उसने ली हैं। एज अ पोइट शी वांटेड टू बी अ ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर ऑफ लाइफ। लास्ट में जो उसकी हम देखते हैं एक जो उसकी एक लाइन हम कोट करते हुए एंड करते हैं, आई वॉन्ट टू राइट बिकॉज आई हैव द urge to excel in one medium of translation and expression of life। यानी लाइफ का एक्सप्रेशन और एक मीडियम ऑफ ट्रांसलेशन वो प्रेजेंट करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो लिखती है। शी सक्सीडेड इन हर एम। ठीक है जी, नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो हम पढ़ेंगे कन्फेशनल पोइट। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये दो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आई होप कि आपका होल जो प्लेथ का है तकरीबन जो है वो कवर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाजमी शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इजहार भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।